हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो स्टूडेंट्स? ऑल आर फाइन। तो अभी हम अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल पढ़ा था रूरल डेवलपमेंट, या हम ये कहें कि रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, गांव का विकास वो कैसे होगा, गांव के विकास को करने के लिए प्रोसेस क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या सोर्सेज है वो यूज करने चाहिए। लेकिन जनरली हम देखते हैं इन रूरल एरियाज डेवलपमेंट तो पॉसिबल है, हो जाएगा डेवलपमेंट, बट उन लोगों को जरूरत है किस चीज की? क्रेडिट की। किसी जरूरत है क्रेडिट की। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला जाएगा क्या करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस करोगे, बिजनेस तुम करना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मनी की प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमें ये मनी कहीं से अवेलेबल हो जाए ना तो हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन कभी भी अपने पैसे से बिजनेस करना ठीक नहीं समझता। वो क्या समझता है? वो क्या सोचता है कि मैं बिजनेस करूं तो दूसरे के पैसों से करूं, चाहे वो पैसे आए कहीं से भी, लेकिन अपने पैसे से कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं करना चाहता। बट इन रूरल एरिया उन लोगों के पास भी सोर्सेज होते हैं, उन्हें भी उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने के लिए या फिर अपना डेवलपमेंट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? क्रेडिट की, उधार की, लोन की जरूरत होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले मीनिंग जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल क्रेडिट। जैसे फर्स्ट है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट देखो, इन एग्रीकल्चर में फार्मर्स आर स्ट्रॉन्ग नीड्स, फार्मर को स्ट्रॉन्ग नीड्स, बहुत मजबूत क्या होती है? जरूरत होती है फॉर क्रेडिट, उधार की, ड्यू टू, किस कारण से? लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। क्रॉप सोइंग मतलब कि बुआई करने से, मतलब फसल जब वो क्या करता है? बोता है, और उस जब वो फसल किसमें चेंज हो जाए? इनकम में चेंज हो जाए, या फिर मैं ये कहूं कि कल्टीवेशंस, क्या सोइंग और कल्टीवेशन के बीच में बहुत लंबा पीरियड होता है, उस टाइम के अंदर फार्मर को बहुत ज्यादा क्रेडिट की नीड्स अराइज होती है। और जो सोइंग और रियलाइजेशन ऑफ इनकम, जब वो क्रॉप फसल तैयार होकर मार्केट में सेल होगी, तब तक क्या होगा कि उसके पास क्या नहीं होगा? क्रेडिट या हमी के पैसे नहीं होते, क्योंकि जितना पैसा था किसमें लगा दिया? बुआई में, सोइंग में लगा दिया। अब उसके पास कुछ नहीं और पैसा दोबारा से रियलाइज होगा तो सही, बट कब? जब वो फसल, वो क्रॉप क्या हो जाएगी? हार्वेस्टिंग एंड कल्टीवेशन के बाद उसके पास क्या आएगी? इनकम आएगी। लेकिन बीच के पीरियड में फार्मर क्या करें? हम ये रूरल एरियाज के पर्सन्स क्या करें? उस टाइम क्रेडिट की नीड्स क्या होती है? अराइज होती है, क्योंकि सोइंग और कल्टीवेशन के बीच में 6 मंथ भी लग सकते हैं, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, 1 ईयर्स भी लग सकता है किसी भी क्रॉप को रेडी होने में। तो ये रूरल क्रेडिट है, इसलिए क्या होती है? क्रेडिट की नीड्स अराइज होती है। अब है नीड फॉर रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट की जरूरत, कैसे कैसे नीड्स होती हैं फार्मर्स को, कैसे कैसे नीड्स होती है रूरल एरियाज के पर्सन्स को? नीड्स क्या है? टू टाइप्स की नीड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फर्स्ट नीड अराइज फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट। जो पहली नीड्स होती है फार्मर्स की या रूरल एरियाज के पर्सन्स की, वो नीड्स क्या होती है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मतलब कि बहुत छोटा उधार, मतलब छोटे से टाइम के लिए, जिसका ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड कितना होता है? 0 to 15 मंथ। 0 to 15 मंथ, जिसे हम जनरली ये भी बोल सकते हैं कि कितना होता है? 6 to 1 ईयर, 6 मंथ टू 1 ईयर, मतलब 6 महीने से और 1 साल के बीच का टाइम पीरियड होता है कि उसी में लोन लिया, उसी में क्या करना है? उसी टाइम पीरियड में उस लोन की हमें रीपेमेंट कर देनी है। तो कहते हैं ये लोन किस पर्पस से लिया जाता है? लोन इज टेकन टू परचेज सीड्स एंड फर्टिलाइजर।
ये लोन लिया जाता है किस पर्पज से? सीड्स को परचेज करने के पर्पज से, फर्टिलाइजर्स को परचेज, जो खाद लेते हैं, खाद है, बीज है, पेइंग वेजेस टू हायर वर्कर। और उस काम को फार्मर ने जब किसी भी टेनेंट को एज ए वर्कर क्या रखा है, वहां पर काम पर रखा है, उसको क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। तो उस पेमेंट को देने के लिए भी वो कौन से लोन की जरूरत होती है? उसे शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत होती है। Such loan can be repaid out of current income of the farmer। और इस लोन की जो पेमेंट होती है मेनली किसमें से रिपेड किया जाता है, किसमें से दिया जाता है? करंट इनकम ऑफ द फार्मर। फार्मर की करंट इनकम में से इसको रीपे कर दिया जाता है। तो शॉर्ट टर्म इसका टाइम पीरियड है 0 to 15 मंथ और पर्पज क्या है? फॉर परचेजिंग सीड्स, fertilizers and paying wages to hired worker, and this loan can be paid out किसमें से किया जाता है? of current income of farmers। B है हमारा, next is medium terms of loan। medium terms of loan क्या होगा? B है medium term loan। कौन सा है? मीडियम टर्म लोन, जिसकी ड्यूरेशन टाइम पीरियड कितना होगा? 15 मंथ्स टू 5 ईयर, जिसको आप कब तक पेमेंट कर सकते हो? 15 मंथ से लेकर 5 इयर्स तक कभी भी इसकी पेमेंट कर सकते हो। तो इस लोन का क्या कहोगे? मीडियम टर्म्स लोन। क्या बोलोगे इसको? मीडियम टर्म्स लोन। ये लोन जनरली किस पर्पस से लिया जाता है? तो दिस लोन is taken for the purpose of productive activity। किसके लिए? Purpose of productive activity like purchasing cattle। Purchasing cattle क्या करने हैं? हमें पशुओं को परचेज करना है, गाय भैंसें हमें परचेज करनी है। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, जो एग्रीकल्चर के इंप्लीमेंट्स हैं वो हमें क्या करने हैं? परचेज करने हैं। इस पर्पस से मीडियम टर्म्स लोन को लिया जाता है। सेकंड, जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जिससे क्या नहीं हो रहा? कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जिससे कोई आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा, लाइक एक्सपेंडिचर्स ऑन मैरिज। किसी भी फार्मर ने क्या किया है? लोन लिया है, किसके लिए? अपनी डॉटर की मैरिज के लिए लोन लिया है। सोशल वेलफेयर के लिए क्या लिया? उसने लोन लिया। सोशल फंक्शंस वो करना चाहता है तो उसने लोन लिया है। तो किसके अंदर आता है? मीडियम टर्म्स लोन के अंदर आता है। एंड सी इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। जो लास्ट हमारा क्रेडिट की लिमिट्स है वो किसके लिए होती है? लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, जिसका टाइम पीरियड होता है 15 to 20 इयर्स। क्या होता है? 15 to 20 ईयर, जो 15 साल से लेकर 20 साल तक के लिए होता है। आप 20 साल तक उसकी क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। ये लोन किस पर्पस से लिया जाएगा? दिस लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। जो लैंड है किसके पास? फार्मर के लिए। फार्मर के पास उस लैंड को क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए ये लोन लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड कैसी है? बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है, उसको क्या कर, उसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, उसको दोबारा से फर्टिलाइज करने के लिए, या फिर हम ये कहें उसमें और इंप्रूवमेंट करने के लिए इस लोन को लिया गया। दूसरा है डिगिंग ट्यूबवेल्स। जो भी ट्यूबवेल्स हैं उनका क्या करना? डिगिंग से खुदाई करवानी है, दोबारा इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है, तो ये लोन लिया जाएगा। रीपेमेंट ऑफ ऑल डेब्ट। जो भी फार्मर के पास क्या है? ओल्ड डेब्ट है, जो पुरानी उधार है, उस उधार की पेमेंट करने के लिए भी क्या लिया जाता है? लोन लिया जाता है। तो जो भी हमारा रूरल क्रेडिट है, अगर हम टाइम के बेसिस के अकॉर्डिंग देखें, टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म्स लोन एंड लॉन्ग टर्म्स लोन। शॉर्ट टर्म लोन जिसका टाइम पीरियड है 0 to 15 मंथ। 0 to 15 मंथ मेनली किस लिए लिया जाता है? सीड्स, फर्टिलाइजर्स को परचेज करने के लिए। मीडियम टर्म्स है जिसका टाइम पीरियड होता है 15 मंथ्स टू 5 ईयर, 15 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए होता है। वहीं जो लॉन्ग टर्म्स लोन है वो किसके लिए होता है? 15 to 20 इयर्स के लिए होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस प्रोडक्टिव लोन एंड अनप्रोडक्टिव लोन। पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो लोन, पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो लोन हमारा कितने का होता है, कितने टाइप पर्पस से लिया जाता है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लोन। तो प्रोडक्टिव मतलब कि जो लोन हमने किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हो, या फिर जिससे क्या होता है कुछ आउटपुट निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है, या फिर आपने फिशरीज माइनिंग कुछ भी किया है, मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका, प्रोडक्शन होना चाहिए। आपने उस पर्पस से क्या लिया, यहाँ पर लोन लिया है, तो क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिव लोन। अनप्रोडक्टिव लोन कौन सा होता है, जो लोन किस पर्पस से लिया गया हो, अनप्रोडक्टिव पर्पस। जैसे मैंने यहाँ बताया भी था, लाइक एक्सपेंडिचर्स ऑन मैरिज है, सोशल फंक्शंस है, रिलीजियस फंक्शंस है, उन फंक्शंस को करने के लिए क्या लिया हुआ हो, लोन लिया गया हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, कि रूरल क्रेडिट के सोर्स क्या है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको क्या चाहिए, उधार चाहिए, ठीक है, एज अ नॉर्मल पर्सन आपसे पूछा आपको उधार चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि उधार तो हम कहीं से भी मिल सकता है, अपने पेरेंट्स से हम उधार ले सकते हैं, रिलेटिव से उधार ले सकते हैं, बैंक में जाकर उधार ले सकते हैं, किसी भी बैंक से हम उधार ले सकते हैं। मतलब कि आपके पास वो क्या है, सोर्सेज हैं जहां से आप उधार ले सकते हो। तो सोर्सेज को ही डिवाइड कर दिया गया है किसमें, टू सोर्सेज के अंदर, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हैं। जो सोर्सेज है वो डिवाइड हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हैं, कि जिसका जो क्या नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट ने नहीं कहा हमसे कि आप जाकर वहां से लोन ले लो, वो तो हमारी मर्जी है कि हम क्या कर रहे हैं कि इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बट ये क्या नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा कि जहां से हम क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये भी सोर्सेज हम वहां से भी लोन ले रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और इंस्टीट्यूशनल कौन से हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, कि ये सोर्सेज हैं, ये रूरल एरियाज के पर्संस को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे पहले है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन होते हैं, जो हमारे साहूकार होते हैं। साहूकार होते हैं कि उनसे हमें क्या मिलता है, लोन मिलता है, क्या मिलता है, लोन। और जो फार्मर है वो बेटर समझता है कि उसे लोन कहां से मिल जाए, मनी लेंडर से। क्यों, क्योंकि जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो उसे पूरा करने की जरूरत नहीं होती। अगर वो इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को यूज करता है तो जितनी फॉर्मेलिटीज होती है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में, वो उन सबसे बच जाता है। ठीक है, मनी लेंडर से लोन लेने, साहूकारों से लोन लेना, रिलेटिव्स, हमने अपने किसी रिश्तेदार से लोन ले लिया, किससे लोन ले लिया, अपने रिश्तेदार से लोन ले लिया, तो ये भी नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर आएगा। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट कौन होते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं, जिनको बीच में ब्रोकर्स होते हैं, जिन्हें क्या मिलने वाला है, कमीशन। इट मींस मुझे जरूरत है, वो हमेशा क्या करते हैं, ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जिसको बिल्कुल अर्जेंट है कि वो लोन लेगा ही लेगा, और फिर एक ऐसे पर्सन से लोन उठाएंगे। वहां से सपोज उसने क्या किया, लोन लिया, सपोज मुझे 1 लाख रुपीस की जरूरत है। कमीशन एजेंट का काम क्या होता है कि मुझे 1 लाख रुपीस की जरूरत है, तो कमीशन एजेंट क्या करेगा, 1 लाख रुपीस मुझे प्रोवाइड करवाएगा। बट क्या करेगा, जहां से उसने वो पैसा उठाया है, 1 लाख रुपए जहां से लिए, सपोज उससे ले लिए उसने कितने के ऊपर, 7% पर एनम, और वो मुझसे चार्ज कितना करेगा, 9% पर एनम। तो बीच का जो 2% पर एनम, वो क्या हो गया, उसका कमीशन हो गया। इसमें इनको बोलते हैं कमीशन एजेंट। हम वहां से भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि हम बैंक में जाना ठीक नहीं समझते। दूसरा, रिच लेंडर्स। रिच लेंडर्स कौन से होते हैं, जिनके दादा परदादा, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा छोड़कर चले जाते हैं, जो बड़े, जिनके पास क्या होती है, बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं, वो किसके अंदर आते हैं, रिच लेंडर्स के अंदर आते हैं। इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का ही फार्मर मेनली यूज करता है, क्योंकि हमारा जो फार्मर है
इकोनॉमी के मॉडर्न एज का भी जो फार्मर है, वो जो रूरल एरियाज के जो पर्सन्स हैं वो अभी भी इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए कि वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को क्या कर सकें, वो यूज कर सके, क्योंकि यहाँ पर क्या करनी होगी, उन्हें फॉर्मेलिटी करनी होती है, क्योंकि जैसे ही वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जाएंगे तो क्या करते हैं भाई, पहले अपना नाम बताओ, आधार कार्ड लेकर आओ, आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, आपका कोई नॉमिनी भी होना चाहिए, उसके बाद टाइम पीरियड दे दे इतना में क्या करना है, आपको लोन को रिटर्न करना होगा, मतलब बहुत सारी क्या करनी होती है, फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं। और रूरल एरियाज का जो पर्सन है वो इतनी फॉर्मेलिटीज को नहीं करता या फिर उनके बारे में वो नहीं जानता, इसीलिए उसे पता है कि अगर वो इन सोर्सेज के पास जाता है तो उसे फॉर्मेलिटी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी और वो यहाँ से क्या कर सकता है, इजीली लोन ले सकता है। तो किसका यूज करता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। बट इसकी एक डीमेरिट्स, ये तो मेरिट्स थी कि फॉर्मेलिटी करनी होती है, बट डीमेरिट्स इसकी क्या हो सकती है कि जो भी हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं ऑलवेज चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमेशा क्या चार्ज करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे कि आपने जनरली सुना होगा कि मैंने क्या किया, उधार दिया रिलेटिव से, उसने उधार दिया मुझे 2 रुपए सैकड़ा, तो 2 रुपए सैकड़ा मतलब 100 रुपए पर 2 रुपए, मुझे पर मंथ क्या देना है, ब्याज। अगर मैंने किसी से 100 रुपीज ले लिए आज उधार पर, तो मुझे पर मंथ कितना पे करना होगा, उसका इंटरेस्ट 2 रुपीज। तो एक 1 ईयर के अंदर 2% तो कितना हो गया यहाँ पर 24, इट मीन्स 24%। 100 पर एनम वो मुझे इंटरेस्ट कितना पड़ा, इंटरेस्ट रेट कितना पड़ा मेरे लिए 24% पर एनम, जो कि कितने में 2.5-3 साल के अंदर क्या हो जाता है, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है उसके बराबर वो अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, लॉस। तो इन सोर्सेज से क्या है, लोन लेने के लिए हमें ये क्या डिमेरिट्स को फेस करना पड़ता है, बिकॉज दीज सोर्सेज चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विच इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या होते हैं, गवर्न होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या आया है हमारा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मतलब कोऑपरेट करो अपनी ही सोसाइटी में। कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, जो सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक होती है, ये क्या करती है, स्पेशल रूरल एरियाज के पर्सन्स की सोसाइटी में की क्या करती है, हेल्प करती है और रूरल एरियाज के पर्सन्स को लोन प्रोवाइड करवाती है। सेकंड है लैंड डेवलपमेंट बैंक, कि ये लैंड डेवलपमेंट बैंक है, जो लोन लैंड को डेवलप करने के लिए जो लोन लिया जाता है, वो कौन सी बैंक होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर इसकी डिमेरिट्स ये होती है, बैंक क्या करते हैं, जब भी आप इस बैंक से लोन लोगे तो ये अपने पास क्या जमा करवाती हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी, कि हमारे पास मॉर्गेज रख दो, आपको सिक्योरिटी, अपनी लैंड को ही क्या रख दो गिरवी, हमें पहले मॉर्गेज रखवानी पड़ती है अपनी लैंड, उसके बाद ही जो बैंक्स होते हैं हमें क्या देती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं। थर्ड इज कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट जब 1969 में जब बैंक्स का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइज्ड हुई हमारी बैंक 1969 के अंदर, तो बैंकों को डिवाइड कर दिया कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल। जो कॉमर्शियल बैंक थी वो एस्टेब्लिश किस पर्पस से की गई थी, कि फॉर मेकिंग प्रॉफिट कमाने के पर्पस से। फॉर एग्जांपल एसबीआई है, पीएनबी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी किस पर्पस से एस्टेब्लिश हो रखी है, प्रॉफिट कमाने के पर्पस से। इन बैंक का भी मेन रोल क्या होता है कि रूरल एरियाज का क्या करना, डेवलपमेंट करना। बट these banks are mainly developed and established in urban area। ये बैंक मेनली कहाँ होती हैं, अर्बन एरियाज में होती हैं, ये बैंक रूरल एरियाज के अंदर स्टेब्लिश नहीं होती। अगर वहां तक रूरल पर्सन पहुंच पाता है तो फैसिलिटीज को ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। फिर उसके बाद डेवलप हुई आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, जो नेम से ही मेंशन होता है रूरल बैंक, जो मेनली रूरल एरियाज के पर्सन्स को क्या करने के लिए, रूरल एरियाज के पर्सन्स की हेल्प करने के लिए बैंक क्या की गई, डेवलप की गई, कि रूरल एरियाज का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर है द गवर्नमेंट, फिर आती है खुद गवर्नमेंट की मैं भी हेल्प करूंगी किसकी, रूरल एरियाज के रूरल पर्सन्स की। तो गवर्नमेंट किस कंडीशन में हेल्प
नाबार्ड मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो नाबार्ड है ये क्या है, हमारा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो किस पर्पस एस्टेब्लिश हुई है, जो जितनी भी बैंक्स है इन सबका हेड कौन है, नाबार्ड। इट मींस ये बोला जाता है कि नाबार्ड इज एन अपेक्स बैंक, या हम कहेंगे जैसे सभी कॉमर्शियल बैंक की आरबीआई बैंक हेड होती है, सेम जितनी भी रूरल एरियाज की बैंक है उन सबकी हेड कौन होती है, नाबार्ड। नाबार्ड सबको कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब उन्हें टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, उनके जो उनके रीपेमेंट की अमाउंट है उसको क्या रीपे करवाना, वो सारा कंट्रोल कौन रखती है, नाबार्ड। अब है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक ये मेनली लिंकेज होते हैं फ्रॉम किससे, माइक्रो फाइनेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है सेल्फ हाउसिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं बैंक का। इसमें सोसाइटी के कुछ मेंबर, उस एरिया के रूरल पर्सन्स हैं, कुछ ही पर्सन्स क्या होकर इन्वॉल्व होकर क्या करते हैं, अपनी जो छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स हैं उनको क्या करेंगे, पहले इकट्ठा करेंगे। स्मॉल सेविंग्स इकट्ठी होने के बाद जो उसी मेंबर में जो नीडी है उसकी क्या कर देते हैं, हेल्प। फॉर एग्जाम्पल 20% ने डिसाइड किया कि वो पर मंथ 1,000 की क्या करेंगे, सेविंग। तो 20% ने 1,000 क्या की सेविंग, तो 1 मंथ के अंदर कितनी सेविंग्स हो गई, 20,000। कितनी हो गई, 20,000। और 1 ईयर की कितनी हो गई, 2,40,000। सॉरी, हाँ 2,40,000। तो 2,40,000। अब जिस भी पर्सन को, सोसाइटी का जो मेंबर है, इसमें जो बैंक मेंबर बना है उसको जरूरत है, वो क्या करेगा कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वहीं से पैसा क्या कर सकता है, उधार ले सकता है। इट मींस जो मेंबर बनते हैं वो खुद अपना पैसा कलेक्ट कर अपने ही मेंबर की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सोर्स